नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं ईएससी मेंस टॉपर्स स्ट्रेटेजी में। आज हमारे साथ हैं सत्यम खैरनार। ऑल इंडिया रैंक इनकी 2 है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। एंड ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन ईएससी मेंस दिस ईयर। इन्होंने बीटेक किया है आईआईटी जोधपुर से, और मिड में इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। तो 2020 से ही इनकी गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। 2020 में इन्होंने पोस्टल स्टडी कोर्स मेडिजी का लिया। फिर 2022-23 में क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया। फिर उसको एक्सटेंड कराया लाइव ऑनलाइन कोर्स में। फिर 2023 में ईएससी कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम इन्होंने किया। फिर 2023 और 24 दोनों में इन्होंने मेंस का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया है। ओके, तो सत्यम, big congratulations to you for your grand success। थैंक यू सर। ईएससी में आपने बहुत अच्छा रैंक लाया। अच्छा, और मेंस में स्ट्रेटजी डिस्कस करने के पहले आप ये बताओ, आपकी ईएससी की जर्नी स्टार्ट कब से की? आई नो कि आपने गेट और ईएससी का प्रिपरेशन तो स्टार्ट किया 2020 से। स्पेशली ईएससी के लिए आपने स्टार्ट कब करना स्टार्ट किया? श्योर सर। सर तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ गेट पे फोकस कर रहा था जब मैं कॉलेज में था। तो 2022 में मैंने गेट दिया था जिसमें ऑल इंडिया रैंक 42 आई थी मेरी। तो 2022 के बाद मेरा एक साल थोड़ा पीएसयूज में गया था कि मतलब जैसे जॉब आई, फिर पीएसयू का इंटरव्यू दिया, फिर उस प्रोसीजर में मैं मतलब एक साल चला गया। 2023 में मैंने स्टार्ट किया ईएससी को के स्पेसिफिक प्रिपरेशन। और मैंने एम किया था 2024 ईएससी को। तो 2024 ईएससी वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन 2023 में मैंने डिसाइड कर लिया था अगर हम 2024 का ईएससी देंगे तो इस साल के जो मेंस के साथ मतलब बैठेंगे जो लोग मेंस में, उनके साथ हम्म। टेस्ट सीरीज और कन्वेंशनल कोर्स ये पूरा कर लेंगे ताकि एक साल पहले टेस्ट सीरीज का एक्सपोजर हो जाए। फिर उसके बाद जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने उस साल वालों के साथ दी, फॉर्म नहीं भरा था बट टेस्ट सीरीज पहले पूरी दे दी थी जितनी गेट की हम्म। नॉलेज थी और बीच में गेन किया था उससे। उसके बाद जैसे ही ईएससी मेंस की टेस्ट सीरीज खत्म हुई, मैंने मतलब सिविल सर्विस का भी नहीं कर रहा था बट सिविल सर्विस की नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल की भी मैंने दे दी ताकि हम्म। कंटिन्यूटी बनी रहे सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस की। फिर वो अगस्त सितंबर तक जैसे वो खत्म हुआ, फिर सितंबर से मैंने जीएस स्टार्ट किया ईएससी का करना पूरा। और उसको एक दो महीने में मतलब वीडियो लेक्चर देखे, मेडीजी के नोट्स बना के किया, साथ में प्रीलिम्स के पीवाईक्यू करता था और रिवाइज करता था टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। एंड फिर और नवंबर के बाद फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स पे फोकस हो गया मैं। मतलब पीवाईक्यू तो प्रीलिम्स के पहले कर रखे थे बीच में जब प्रिपेयर कर रहे थे मेंस या हम्म। उसके पहले उसके साथ, लेकिन अब मैं पूरा उनको रिवाइज करना एंड फैक्चुअल चीजें याद करना और मतलब छोटे क्वेश्चंस को जल्दी करना, टेस्ट सीरीज देना काफी सारे। तो उस पर मैंने फोकस किया नवंबर के बाद फुल फ्लेजेडली। फिर जैसे प्रीलिम्स हुआ जून के आसपास, सॉरी फरवरी के आसपास। तो फरवरी में जैसे प्रीलिम्स हुआ तो पता चल गया था उसी दिन आंसर की मिला के कि ये मतलब काफी अच्छा स्कोर आ रहा है। एंड वहीं से मतलब फिर मैंने वापस मेंस का जो पहले किया था उसको रिस्टार्ट किया चीज़ों को वापस मेंस के हिसाब से। एंड कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करना और ये सब उसके बारे में मैं बताऊंगा सेशन में। तो ऐसे करके जो बीच के 3-4 महीने थे उसमें मैं विद जॉब प्रिपेयर कर रहा था। तो जितना जितना टाइम मिलते गया उसको पूरा किया एंड जून में फिर मेंस दिया था। एंड मेंस में मेरे मतलब पेपर वाइज मार्क्स थे 192 पेपर वन में एंड 177 पेपर टू में, तो टोटल 369 थे। सो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। एंड उसके बाद फिर मतलब इंटरव्यू दिया एंड फाइनली आई गॉट दिस रैंक इन नवंबर। एसी मेंस में आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी, ये तो मुझे पता चल ही गया है, क्योंकि आपने 2024 ईएससी को टारगेट किया था और मेंस हाँ क्लास सर। आपने 23 में ही ज्वाइन कर लिया था। यस सर। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ईएससी के लिए, कि अगर आपका टारगेट ईएससी है तो जब भी आपको मौका मिले तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, वो भी डिफिकल्टी लेवल जिनका डिफरेंट होगा, और गुड क्वालिटी क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड बुक से सारे फैकल्टीज लेकर के आते हैं, वो क्लासेस में कराया जाता है। अच्छा, मेंस से रिलेटेड ये वीडियो है, तो इसमें आप ये बताओ कि मेंस के लिए आपने सोर्सेज क्या क्या यूज किए? श्योर सर। सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस का पहला सोर्स है कि आपके इलेक्ट्रिकल के जो पीवाईक्यूज है पिछले 25 साल के 2001 से दे रखे हैं।
तो वो आपके पूरे होनी चाहिए, मतलब आपको उनको तो पूरा सॉल्व करना है। सेकेंडली कुछ टॉपिक्स है इलेक्ट्रिकल में जिनमें मतलब पीवाईक्यूज आर डेफिसिट, मतलब दे आर नॉट दैट मच इन अमाउंट, लाइक सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम्म। तो इसमें आपको ईसीई के पीवाईक्यूज कर लेने हैं पिछले 10-15 साल तक, या मतलब 20 ईयर्स तक के आप कर सकते हैं, टाइम हो तो 10 ईयर्स एटलीस्ट करना है। उसके बाद मतलब ये एक पीवाईक्यूज का बेस हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको मेंस कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम होगा, उसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे वर्कबुक के, तो वो एक बार करना है। अब इतना आपका हो जाए फिर आप टेस्ट सीरीज देंगे, एंड इतना होने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि अब आपका कौन से टॉपिक्स वीक है। फॉर एग्जांपल सर, इफ वी टेक सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, यू गेट टू नो कि आपका जेड ट्रांसफॉर्म वीक है, तो आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, तो आप सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म के लिए करिए। जैसे शॉम सीरीज ओपन आई उठाई, उसमें जेड ट्रांसफॉर्म के ही सवाल किए, एंड उससे भी स्पेसिफिक, इफ यू गेट टू नो कि जेड ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, बट उसमें वो वाले सवाल नहीं हो रहे जिसमें इनिशियल कंडीशन आ जाता है डिफरेंस इक्वेशन में। तो आप पूरा स्पेसिफिक होके नेट पे ऐसे ही सोर्स से क्वेश्चन कीजिए जिसमें आपके 10-20 क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो, कि सिर्फ 25 क्वेश्चन तक मतलब इससे रिलेटेड कि इनिशियल कंडीशन इन जेड ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे करके मतलब स्पेसिफिक चीजों को बुक से करना है, बाकी सब आपका पीवाईक्यूज और अपना टेस्ट सीरीज एंड मतलब जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम है उससे हो जाएगा। तो ये मेजर सोर्सेज थे मेरे। ओके, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। अच्छा, एक चीज और बताओ आप कि जैसे कन्वेंशनल पेपर हम लोग देखें तो पेपर 1 कन्वेंशनल, पेपर 2 कन्वेंशनल, दोनों में 3 3 आवर्स ड्यूरेशन होता है, तो 6 आवर्स सिंगल डे में आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है। तो यस सर। एक्चुअल पेपर जो है उसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपका प्रिपरेशन पहले से क्या था? मतलब ईएससी का जो एक्चुअल मेंस है उसके पहले से आपने क्या प्रिपरेशन किया, और प्लस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या तैयारी की? श्योर सर। सर जैसे मैंने आपको बताया 1 ईयर पहले भी मैंने मतलब फॉर्म भरा नहीं था इसका, बट मैंने तभी से शुरू कर दिया टेस्ट सीरीज और ये सब देना। तो इस ये टाइम आते आते मुझे एक आइडिया लग चुका था कि मेंस का पेपर अगर इस टाइप का आए तो मतलब ज्यादातर मतलब रिस्पॉन्सेस ऐसे रहेंगे लोगों के। फॉर एग्जाम्पल जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें मेडिजी का एक अच्छी चीज है कि विद इन 1 वीक टॉपर्स आंसर शीट्स मतलब दे आर अपलोडेड ऑन दी पोर्टल। तो आप पहले दो चार पाँच मतलब 5 टॉपर्स की आंसर शीट आती है, उनको आप देख लेंगे, देन यू गेट टू नो कि इतना टफ क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनेबल टू सॉल्व इट, जो हाई स्कोरर्स है वो भी। तो वही जब पेपर हमारा इस साल का आया तो इट वाज क्वाइट टफर देन प्रीवियस ईयर्स, लेकिन वो देखने के बाद विद इन 15 to 20 मिनट्स मतलब पहले 30 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे रियलाइज हो गया था कि ये जो पेपर है मतलब ये काफी टफ है। तो मतलब मेरे लिए नहीं है, सबको ही टफ जाएगा इस ईयर का पेपर। तो उस हिसाब से फिर मैंने अटेम्प्ट किया कि आई हैव टू ऑप्टिमाइज माई अटेम्प्ट, एंड तब भी मतलब मेरे लाइक 540 या 550 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करके आ पाया था फाइनल एग्जाम में। एंड फाइनली मेरे 369 थे, विच इज वन ऑफ द टॉप स्कोर्स दिस ईयर। हाईएस्ट। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। अच्छा, मिड जी का जो टेस्ट सीरीज आप देते थे, इसमें आपकी रैंक क्या रहा करती थी? यस सर। सर लाइक टॉप 10 में तो रहती ही थी, मतलब लास्ट ईयर के इसमें मतलब 10 के आसपास थी, एंड इस ईयर मतलब जैसे फर्स्ट या 1 to 5 के बीच में आ रही थी सारे टेस्ट में, एंड टुवर्ड्स द एंड मतलब वो 1 से 3 के बीच में मतलब फ्लक्चुएट हो रही थी। तो मतलब जिस हिसाब की प्रैक्टिस रहती थी उस हिसाब से मतलब सही जा रहा था टेस्ट, एंड कुछ टॉपिक स्पेसिफिक जो टेस्ट होते थे उनसे भी एक आइडिया लग पाता था कि मतलब इस टॉपिक में इतना वर्क करना है। हम्म। मतलब टेस्ट सीरीज में आपने जो रैंक मेंटेन किया, स्पेशली 2024 वाले मेंस टेस्ट सीरीज में, यस तो सर। मोर और लेस वही रैंक आपकी आई है, ऑल इंडिया रैंक 2। यस ओके। सर। और जो एक्चुअल पेपर है ईएससी का मेंस जो एक्चुअल पेपर है, और जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का लेवल होता है, तो क्या ये टेस्ट सीरीज का लेवल ईएससी मेंस के लेवल को मैच करता है, या ईएससी मेंस से इजी होता है टेस्ट का लेवल? सर लाइक इन मेजोरिटी इफ वी सी तो ईएसी मेंस के लेवल से थोड़ा सा टफ रहता है टेस्ट सीरीज का लेवल। मतलब बेरिंग फ्यू एक्सेप्शनल क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ ईएसी मेंस टेस्ट सीरीज इज टफर देन द एक्चुअल पेपर। बट कुछ क्वेश्चन ऐसा पेपर में भी होता है एक्चुअल एग्जाम में कि जो काफी आउट ऑफ बाउंड आ जाता है, विच नो वन प्रिपेयर्स टू दैट एक्सटेंट। तो एक एडवांटेज ये रहता है इस टेस्ट सीरीज के बाद कि आपको आइडिया लग जाता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो विच इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एवरीवन, देन एवरीवन टेंड्स टू लीव इट एंड मतलब नो वन सॉल्व्स इट। तो एक फायदा ये रहता है कि उससे कुछ बाहर आ जाता है तो काफी लोग नहीं कर पाते।
सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ टेस्ट सीरीज। अच्छा, मेरे पास सत्यम का टेस्ट पेपर है जो इन्होंने मेडवी में दिया था। तो मेडवी का टेस्ट पेपर और इनका राइटिंग स्किल काफी अच्छा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और प्लस इनकी हैंड राइटिंग भी लेजिबल है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सुपर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, तो आपके सामने सत्यम का टेस्ट पेपर है जो इन्होंने मेडवी में दिया था। और यहाँ टेस्ट पेपर में, ये पेपर वन का है तो 209 मार्क्स हैं इसमें। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और लेजिबल है, स्पेशली अगर वो लेजिबल है, तो आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं मेंस में। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ सत्यम, क्यू कैब में क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट्स में जो स्पेस होता है, क्या वो स्पेस मोर देन इनफ है या वो कम रहता है? यस सर। सर लाइक मेंस की जो मेडिजी की टेस्ट सीरीज है उसमें मतलब वो स्पेस थोड़ा कम रखता है, बट डेलिबरेटली किया जाता है ताकि आप मतलब लिमिटेड स्पेस में कैलकुलेशंस करना सीख पाओ। तो ये एक एडवांटेज मुझे मेन एग्जाम में जाके हुआ। तो मेन एग्जाम में जो क्यू कैब आता है कि मतलब उसमें आई सॉ कि दी स्पेस वाज मोर देन सफिशिएंट, कि मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी स्पेस की। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है मेडिजी के, इसमें थोड़ा कम दिया जाता है स्पेस ताकि आप लिमिटेड स्पेस में लंबे कैलकुलेशंस, बड़ी मैट्राइसेस ये सब लिखना सीख पाए। तो दैट इज वन मोर एडवांटेज। दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है और प्लस एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, सो दैट कि वो जो स्पेस गिवन है उसमें आप लिख लें। और प्लस जो टेस्ट का लेवल है वो डिफिकल्ट सेट किया जाता है, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन का लेवल बेस्ट रहे, सो दैट कि जो एक्चुअल पेपर ईएससी का होगा वो इससे, इसके इक्वल होगा या तो इससे कम ही लेवल का होगा, सो दैट कि आप वहां पर स्ट्रेस फ्री फील करें, आप स्ट्रेस नहीं लें। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन से कलर के पेन आप यूज करते हैं? सर कौन से ब्लू कलर कलर का का। पेन आपने ईएससी मेंस में यूज किया? सर मैंने ब्लू कलर का पेन यूज किया था, मतलब ब्लैक थोड़ा आई थॉट कि इट वुड बी मोर ऑफ अ फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, तो सो ब्लू मतलब एक जो स्टूडेंट लाइफ में यूज किया जाता है, तो वही कलर मैंने मेंटेन किया था इसमें। मतलब सिंगल कलर से आपने यस सर। पूरा पेपर लिखा है? यस सर। व्हाट अबाउट डायग्राम? जैसे नेटवर्क में कुछ डायग्राम बनाना होता है, सर्किट बनाना होता है, कंट्रोल में ब्लॉक डायग्राम आता है, ठीक है? तो ये आप पेंसिल से बनाते थे या फिर इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी? सर डायग्राम्स जितने भी थे मैंने ट्राई किया मतलब पेन से ही बनाऊं मैं। बिकॉज सर एक जैसे देयर इज अ सेइंग कि मतलब इफ यू फिल एनी गवर्नमेंट फॉर्म तो पेन से भरना चाहिए, पेंसिल का थोड़ा ये कुछ हो सकता है बाद में। तो सिमिलरली सर दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ माय लाइफ, तो मतलब आई मेंटेन दैट थिंग कि सब कुछ पेन से ही लिख के आओ, एंड डायग्राम एंड स्पेस वाज मोर देन सफिशिएंट इन क्यू कैप की गलत भी हो जाए तो मतलब उसको करेक्ट करने का यू हैव इनफ स्पेस देयर, तो कोई इशू आया नहीं था बस अभी। तो यहाँ से एक पॉइंट और भी पता चला कि आपको अगर स्पीड मेंटेन करनी है और विद इन 3 आवर्स आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो डायग्राम को फटाफट पेन से बनाने की आदत डाल लो। क्योंकि पेंसिल पेन ये आप स्विच करते रहोगे तो उसमें भी टाइम जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पैराग्राफ में लिखना बेटर है या पॉइंट वाइज लिखना बेटर है? यस सर। सर लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अब दो केसेस बनता है कि यू हैव कंप्लीट नॉलेज, अदरवाइज यू हैव पार्शियल नॉलेज, एंड इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ इट देन यू टेंड टू लीव इट नेचुरली। तो जहां आपको कंप्लीट नॉलेज है वहां तो आप पूरा पॉइंट फॉर्म में विद डायग्राम ऐसा लिखिए पॉइंट्स में, मतलब द इन्विजिलेटर वुड, द एग्जामिनर वुड कम टू नो कि दिस इज द एग्जैक्ट थिंग व्हिच ही हैज टू इवैल्यूएट। बट आपको अगर पार्शियल नॉलेज है एंड यू हैव टाइम एंड यू हैव टू समहाउ फिल द आंसर, तो ट्राई करिए पैराग्राफ में लिखें, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में तो आप पकड़ में आ जाएंगे कि इसको दो तीन ही चीजें पता है, इसको पूरा नॉलेज नहीं है। तो उसमें इफ यू राइट लॉन्ग पैराग्राफ ट्राई टू फिल दी पेज, तो वो कभी कभी अच्छा ये कर जाता है कि आपके बाकी क्वेश्चन अच्छे रहे तो ये इसको भी वो कंसिडर कर ले। पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपका लैक ऑफ नॉलेज ऐसे क्वेश्चंस में दिखा सकता है, इसलिए जहां आपको पूरी नॉलेज है थियोरेटिकल में, जैसे कुछ क्वेश्चन आए थे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड या मतलब पावर सेमीकंडक्टर्स, उनको मैंने पूरा पॉइंट में लिखा था क्योंकि वो मुझे पूरे याद थे। बट अदरवाइज कुछ ऐसे थ्योरेटिकल इस पे आ गया था जिसका मुझे पता नहीं, तो मैंने ट्राई किया जो नॉलेज है उसको थोड़ा बड़ा करके मतलब पेज कवर करके ऐसा लिख दे कि
मतलब हाउ एवर मतलब आई सेव दैट थिंग फ्रॉम मतलब सेव माई सेल्फ फ्रॉम शोइंग द लैक ऑफ नॉलेज इन दैट एस्पेक्ट। तो ओके, थ्योरेटिकल अंडरस्टूड में ये चीज अंडरस्टूड। याद रखें। तो दैट इज व्हाई इंजीनियर्स आर वेरी स्मार्ट ब्रीड। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कैसे होना है, ये आप सत्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड इनपुट सत्यम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल्स में स्टेप मार्किंग होता है कि नहीं। आपने टेस्ट सीरीज भी दिया है और एक्चुअल ईएससी का मेंस भी दिया है, तो आपको क्या लगता है? श्योर सर। सर लाइक मैंने मतलब डाटा देखा था, 550 मार्क्स का लगभग अटेम्प्ट रहा है। तो उसमें 425 का मैंने मतलब किया था, जिसमें आई वाज श्योर कि मेथड सही था। फिर सर कुछ 50 मार्क्स का ऐसा है जिसको मैंने मतलब 50 मार्क्स का तो मैं छोड़ के आ गया था क्योंकि वो थोड़ा आउट ऑफ बाउंड था। एंड 50 मार्क्स ऐसा है जिसमें मैंने मतलब थोड़ा इसी हिसाब से किया था कि स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, मतलब जितना पता है कुछ आधा पता है वो भी लिख दिया। तो मतलब आई बिलीव कि स्टेप मार्किंग होता है, क्योंकि मैंने पेपर 2 में काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके लास्ट आंसर तक पहुंचना काफी टफ था, 20 मार्कर्स हम्म। काफी ऐसे आए थे। तो स्टेप मार्किंग मतलब जिस हिसाब से मार्क्स आए आई एम श्योर कि उसमें हुआ था। ओके, तो आपने बताया कि आउट ऑफ 600 आपने अटेम्प्ट किया 550, यस सर। और आउट ऑफ 550 आपके मार्क्स आए हैं 369। यस तो सर। ये मान करके चले कि 70 to 75% यही रेंज हाँ। रहता है एक्यूरेसी का, कि अगर आप इतना एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट डिसेंट मार्क इन दी मेंस एग्जामिनेशन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 8 जो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं उसका क्राइटेरिया आप क्या रखते थे? श्योर सर। सर तो मेरे एक सीनियर थे जो सिविल सर्विस क्लियर किया था उन्होंने, तो उन्होंने एक चीज बताई थी, वहां भी 8 में से 5 करना होता है ऑप्शनल में। हम्म। तो क्या रहता है कि आपको मतलब दो क्वेश्चन तो कंपलसरी है, दी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन आर कंपलसरी, सो नाउ यू आर रिमेनिंग विद 6 क्वेश्चन आउट ऑफ विच यू हैव टू सेलेक्ट 3 क्वेश्चंस। तो व्हाट हम्म। हैपेंस कि ये जैसे पेपर आता है तो पहले 7 से लेके 10 12 मिनट्स के बीच में इतना टाइम आप सिर्फ पेपर को पढ़िए, मतलब कि क्वेश्चंस को ऐसा डीपली जाके कि ये पूछा है, मतलब ये मैंने पढ़ा था इस टाइप से, एक बार डीपली सारे क्वेश्चंस पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपलसरी को नहीं करना, ट्राई कीजिए कि जो बाकी क्वेश्चन है वैसे करे। सेक्शन ए में से आपके अब बचे हुए 3 में से आपने एक उठा लिया कि जो अब आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट है, वैसे ही सेक्शन बी में से बचे हुए 3 में से एक उठा लिया। अब ये हो गए दो क्वेश्चंस आपके जो आपने ऑप्शंस में से उठाए। देन यू हैव 2 कंपलसरी क्वेश्चंस। तो अब ये 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले इन 4 क्वेश्चंस को आपको करना है 30 मिनट्स पर क्वेश्चन के एवरेज से, ऐसे करके 2 आवर्स तक आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसमें कुछ एक दो पार्ट रह जाएगा जो कि आपको लगेगा बाद में देखेंगे। अब ये 2 आवर्स होने के बाद जब आप पूरा पेपर यू हैव स्किम थ्रू द कंप्लीट पेपर, सो यू कम टू नो कि अब फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा होगा आपका। तो आपको इतने टाइम में पता चल चुका होगा आपकी कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहेगा। तो वो जो लास्ट क्वेश्चन है अब आप लास्ट में करेंगे सेकेंड आवर के बाद। तो उसको आप 30 मिनट्स के लगभग देंगे। फिर आपके पास 30 मिनट्स ऑलमोस्ट अब बचे रहेंगे, जिसमें आप जो कोई पार्ट बचा है किसी क्वेश्चन का उसको ठीक कर लिया, कोई डायग्राम वगैरह ये ऐड कर दिया। तो ऐसे करके आपका मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन एंड अटेम्प्ट कंप्लीट हो सकता है। ओके, वेरी वाइज स्ट्रेटेजी। आपने क्या किया कि पेपर 1, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तो कंपलसरी हो गया, वो तो करने हैं। फिर इसके बाद दोनों सेक्शंस में से फिर एक एक क्वेश्चन उठा लिए, तो इस तरह 4 सर। क्वेश्चंस हो गए। और जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने वो पांचवा क्वेश्चन उठाया। ठीक है, इसका मतलब ये जो 5 क्वेश्चन है आपने 2 hours 30 minutes में कर दिए, और जो लास्ट का 30 मिनट है उसमें आपने देखा कि और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट मोर मार्क्स इन दी ईएससी मेंस। वेरी गुड स्ट्रेटेजी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स आपने बनाया था कि नहीं? शॉर्ट नोट्स, यस सर। इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? सर आई बिलीव कि शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हम्म। शॉर्ट नोट्स का जो आइटरेशन था वो प्रीलिम्स के पहले रहा था। प्रीलिम्स हम्म। के लिए मतलब यू हैव टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड फार्मूलाज, क्योंकि अब वहां हम्म। पे गेट वाले माइंडसेट से नहीं जा सकते कि मुझे याद नहीं तो मैं बेसिक से डिराइव कर लूंगा हम्म। फार्मूला को। हम्म। वो तो वो ईएससी प्री में भी सकता है, लेकिन उसके लिए फिर टाइम उतना आपका बचना चाहिए। तो हम्म। इट इज बेटर टू रिमेम्बर फार्मूला देयर। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे काफी टॉपिक्स में। बट ऐसा नहीं था कि हम्म। मैं पूरा इसको स्किम करके बना रहा हूँ शॉर्ट नोट्स। आई जस्ट हम्म। रोट दोज फार्मूलाज विच आई कैन नॉट रिमेम्बर एंड आई रोट देम इन रेड पेन, क्योंकि रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड इट इज द साइन ऑफ डेंजर। तो ऐसे करके काफी सारे फार्मूलाज मेरे पास लिखे थे मेजरमेंट में सर, जैसे ब्रिजेस होते हैं कुछ काफी सारे। हम्म। तो वो ब्रिजेस मैंने एक पेज पे लिखे थे, बालाजी सर ने पढ़ाया था। तो वो हम्म। ब्रिजेस सारे मैंने मतलब उसमें लिख के रखे थे।
तो प्रीलिम्स के पहले इतना हो गया। अब मेंस के टाइम आपको और कुछ लगेगा तो और ऐसे पेजेस ऐड होते जाएंगे उसमें। एंड मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मशीन्स का है, इन सब का मतलब ऐड होते जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूलाज के पेजेस होंगे। अब इनका एडवांटेज क्या रहा था, जब मैं सुबह रिवाइज कर रहा था एग्जाम सेंटर के बाहर, मेजरमेंट के ब्रिजेस मैंने देखे थे, उनको मैं देख रहा था वही डायग्राम्स। एंड व्हाट हैपेंड कि जैसे मैं मतलब जस्ट आई स्टार्टेड द पेपर एंड आई सॉ कि उसमें से एक ब्रिज वैसा का वैसा आ गया जो पिछले काफी साल में नहीं आया था। बट वो कुछ टाइम पहले देखा था एंड वही मतलब तुरंत मैंने उससे स्टार्ट कर दिया बनाना। एंड आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो एडवांटेज काफी ज्यादा है, आपके पास रहना चाहिए ये चीजें हैंडी जो आपको याद नहीं आ रहा इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो ये एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा लेसन है कि शॉर्ट नोट्स आप बना करके रख लें। जैसा सत्यम ने बताया कि लास्ट टाइम में इन्होंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया और बिल्कुल वही सवाल या उससे सिमिलर सवाल एग्जाम में आ गया। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि जैसे कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, उसमें स्पेस तो गिवन होगा ही, क्योंकि अब में तो स्पेस गिवन ही होता है। उसमें लिखना कितना चाहिए? यस सर। सर इन केस इट इज अ न्यूमेरिकल, तो मतलब न्यूमेरिकल में तो एक आइडिया रहता ही है कि इस वे से सॉल्व करना है। एंड वो कंसेप्चुअली भी मतलब दे वुड ट्राई टू नॉर्मलाइज इट इन अ वे कि वो 10 मार्कर्स के हिसाब से बन पाए। एंड अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो 10 मार्कर है, तो ये याद रखना है कि उसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना। हो सके हम्म। तो आप 10-12 मार्कर्स जैसे आते हैं उसमें जो डायग्राम क्वेश्चन पेपर में दे रखा है सर्किट डायग्राम, तो उसी में ड्रॉ कर ले करंट वगैरह, और उसी में मार्किंग करके फिर नीचे लिख लिख दे कि मतलब वहां 0.1 मार्क कर दिया है, सो एट 0.1 वी अप्लाई KCL, ऐसा करके आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 20 मार्कर्स है उस पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव जाने का ट्राई करें। बट इतना भी नहीं जाए कि मतलब आप उसी में काफी टाइम आपका जा रहा है। सो ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। एंड मतलब वर्ड लिमिट जैसे थ्योरेटिकल है तो उसमें ट्राई करें कि आपके पास कुछ पॉइंट्स है बट यू कवर द कंप्लीट स्पेस गिवन इन द क्यू कैप, कि उनको थोड़ा स्प्रेड करके लिखे, डायग्राम्स वैसे बनाए। तो मतलब थ्योरेटिकल में यही रहेगा। एंड जैसे आपको आता है पूरा थ्योरेटिकल तो सारे पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए इन अ वे कि वो प्रेजेंटेबल लगे पूरे थ्रू आउट दी स्पेस ऑफ क्यू कैप। तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, एक और सवाल है कि टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं, ओके, सो दैट कि एक्चुअल मेंस का पेपर वो अच्छा जाए। तो आपने ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपने रेक्टिफाई कर लिए मेंस एग्जामिनेशन के पहले थ्रू टेस्ट सीरीज? यस सर। सर तो टेस्ट सीरीज को लेके जैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा सबको कि टेस्ट का एनालिसिस आप जब करेंगे तो फर्स्ट तो होता है टेस्ट से जस्ट आने के बाद आप एक बार देख ले कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए थे, तो उनको आपने कर लिया, मतलब जो अटेम्प्ट किए हुए 5 क्वेश्चन है उनमें भी और जो बचे 3 है उनमें भी जो नहीं हो पाए। हम्म। बट मेन एनालिसिस तब करना है जब सब टॉपर्स की आंसर शीट अपलोड हो जाए ऑनलाइन। उनको डाउनलोड करके फिर आपको देखना है कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, तो पहले आपको ये देखना है कि ये क्या ये टॉप के 5 लोगों में किसी से हुआ था। अगर उनसे भी नहीं हुआ था और आपसे सॉल्यूशन नहीं मतलब उसका समझ आ रहा आपको, तब आप सेफली छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हम्म। टॉपर्स भी नहीं कर पा रहे उस टेस्ट के। तो ऐसा करके आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो मेन एनालिसिस आपका तब होगा जब आप टॉपर के आंसर शीट्स को देखेंगे। अब सेकंड चीज थी कि सर जो कुछ मिस्टेक्स थी, तो ऐसा था फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग के टेस्ट सीरीज लिख रहा था तो उसमें मैं काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जा रहा था चीजों की कि काफी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बट लेटर हम्म। मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि ऐसा है जो पेपर चेक कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर है, तो हम्म। उनको पूरा आइडिया है। मतलब आप एक एक थ्योरम ऐसे लिखेंगे कि इसमें ये वेरिएबल का मतलब ये है, तो उसमें टाइम आपका भी जाएगा एंड उनको पहले से पता है। तो आपको बस बेसिक डिस्क्रिप्शन देना है चीज़ों का, इतना ज़्यादा हम्म। उस पर नहीं जाना कि आप काफ़ी टाइम एक चीज़ में खर्च कर रहे हैं। तो एक तो ये था। एंड सेकंड थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का था कि मतलब जैसे काफ़ी बड़ा बॉडी प्लॉट आ गया या कुछ हम्म। काफ़ी बड़ा ये बनाने के लिए आ गया डायग्राम कोई रूट हम्म। लोकस का, तो मतलब उसको किस टाइम पे अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में ले एंड में ले। तो ये एक मतलब मैनेजमेंट वो चीज़ थोड़ी टेस्ट सीरीज से ही रेक्टिफाई हुई थी स्टार्टिंग में। ओके, वेरी गुड सत्यम। आपने बहुत सारे इनपुट्स एस्पिरेंट्स को बताए। अच्छा, अब जाने के पहले आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन बच्चों को जो ईएससी मेंस के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं? श्योर सर। सर तो ईएससी मेंस को लेके आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जैसे इट इज ऑलवेज सेड कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। तो दैट इज द थिंग विच वन शुड कीप इन माइंड ईएससी मेंस को लेके कि दिस इज टेस्ट क्रिकेट एंड दिस इज द रियल थिंग विच यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर। जैसे आज की डेट में गली क्रिकेट आईपीएल इनको मतलब ये किया जाता है। तो दैट इज हम्म। लाइक मतलब छोटे एग्जाम्स जो होता है कोई आपके स्टेट वगैरह के उनसे कंपेयर कर सकता है।
बट दिस इज रियल टेस्ट क्रिकेट, एंड वहाँ वो वाली अप्रोच नहीं चलेगी कि आप इम्पेशेंटली मतलब बीच में छोड़ हम्म। दे रहे हैं क्वेश्चन को, या मतलब हम्म। आप लंबी कैलकुलेशन से भागना हम्म। चाहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका एक क्वेश्चन 15 मिनट लेगा, एंड 7th मिनट पे आपको लगेगा कि अभी तो ये बहुत ही बड़ा जा रहा है, मतलब इसमें कितने हम्म। कैलकुलेशन है। बट 12th मिनट आते आते आपको मतलब यू वुड सी दी राइज ऑफ लाइट की, मतलब अब हो रहा है। तो एक वैसा अप्रोच आपको डेवलप करना है। इसके लिए अगर आप ईएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो पहले ही आपको मेंस से स्टार्ट करनी चाहिए, कि आप पहले मेंस का एक साल पहले ही, जैसे मैंने किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये था, लेकिन पिछले साल ही मैंने कर लिया था कोर्स और टेस्ट सीरीज दे दी। वहां से आप स्टार्ट करें कि आप पहले टेस्ट सीरीज दे, मेंस के पीवाईक्यू करते जाए, फिर उस हिसाब से हम्म। आप मतलब आपके वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप बुक से थोड़ा मतलब स्पेसिफिक टू दैट प्रैक्टिस करें। ऐसे करके हम्म। आपके पास एक चीज रेडी होगी मेंस का, मतलब जो आपका प्रिपरेशन है वो बिल्डअप होने लगेगी। एंड आफ्टर दैट प्री टू मेंस के बीच में फिर आपको पूरा फुल फ्लेजेडली इसी को रिवाइज करना है, टेस्ट वापस दे के एनालाइज करना है, एंड इसी रिवीजन के बेसिस पे फिर आप मेंस लिख पाएंगे। तो ऐसा उसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट रहता है। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर मेंस। ओके। सो थैंक यू सो मच सत्यम, आपने बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, बहुत सारे न्यू टिप्स आपने एस्पिरेंट्स को बताए हैं। कुछ पॉइंट्स ये मैं यहाँ सब। पे ब्रीफ कर देता हूँ जो सत्यम ने बताया। लाइक साइंटिफिक कैलकुलेटर, इन्होंने बताया कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ईएससी मेंस में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। और सोर्सेज जो इन्होंने बताया, ईएससी पीवाईक्यू, फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, और जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, प्लस अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट का कोई पार्ट वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक से, आप रेफरेंस बुक से सॉल्व कर सकते हैं। और रिगार्डिंग पेन कौन सा कलर यूज करें, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने सिंगल कलर का पेन यूज किया था, ब्लू कलर यूज किया था। डायग्राम के रिगार्डिंग सत्यम ने बताया कि इन्होंने पेन से ही डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, सो दैट कि पेन से लिखे फिर पेंसिल से डायग्राम बनाए तो इसमें स्विच ओवर करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम इन्होंने मैनेज किया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स सत्यम ने डिटेल में बताया है। सो थैंक यू सत्यम सो मच, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भी बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करें और अपने कैरियर में प्रोग्रेस करें। थैंक यू सत्यम। थैंक यू सर, इट वाज प्लेजर, थैंक यू।